हेलो दोस्तों। अखंड भारत की कल्पना आज के परिवेश में आप लोगों के लिए हास्यास्पद होगा, किंतु यह कल्पना कोरी कल्पना नहीं है। आज जहां भारत की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक मानते हैं, वास्तव में यह आज के परिवेश का भारत है। वैदिक काल में कितने तपस्वी हुए जो हिमालय के इस पार और उस पार निर्बाध रूप से आवागमन करते थे। आर्य स्वयं कहां से आए थे, यह हमारे अखंड भारत का प्रमाण है। चाणक्य ने अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। मगध के शासक धनानंद के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि अखंड भारत के लिए मगध के अहम कड़ी थी। अखंड भारत या बृहत्तर भारत की चर्चा होते ही जानकारों के मन में सबसे पहले ब्रिटिश कालीन का नक्शा उभरता है। पर जानकर हैरत होगी, इतिहासकारों ने माना है कि 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में हुआ 24वां भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन था। 1857 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने तो भारत को 7 बार तोड़ा। पिछले 200 सालों में अपनी 1/3 जमीन खो चुके भारत देश को कुछ लोगों ने ईरान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बर्मा से जोड़ा। वही धार्मिक मिजाज के लोग अखंड भारत के तौर पर वाल्मीकि रामायण के 9 द्वीप भारत की कल्पना करते हैं। विचारधारा और राजनीति के माहिरों के मुताबिक ये बहुत भावुक सवाल है, लेकिन उनके ही सवाल जवाब पर गौर करके मैंने पाया कि भावुक नहीं बल्कि भावनात्मक प्रश्न होते हुए विचार और प्रचार के लायक है। यह पूरी तरह व्यवहारिक और निश्चित साकार होने वाला सपना है। दुनिया भर में आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से ज्यादा सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामरिक और मौजूदा दौर में आर्थिक हमले और कहीं नहीं हुए हैं। ऐसे उतार चढ़ाव से भरे भारतीय इतिहास में ये तब्दीली क्यों नहीं आ सकती जो जर्मनी बटने के 50 सालों के भीतर ही वहां मुमकिन हो गई। बर्लिन की दीवार ढही, 2000 सालों के बाद इजराइल का गठन भी किसी मजबूत उदाहरण से कम नहीं है। यमन के एकीकरण की बलशाली होती संभावनाएं यहाँ की उम्मीदों को कम नहीं होने देती। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। याद रखना होगा कि मोहम्मद गौरी के आखिरी हमले के बाद से आज तक भारत के इतिहास ने कई उल्लेखनीय करवटें ली हैं। बृहत्तर भारत की योजना को यूरोपीय महासंघ के बरअक्स यानी विपरीत या प्रतिकूल रखकर भी देखने की कोशिश की जाती है। भारत और उसके बिछड़े हिस्सों या पड़ोसी मुल्कों में हो रही दिक्कतों का हवाला देते हैं। आंतरिक संघर्षों को इसके लिए बड़ी बाधा मानते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यूरोपीय महासंघ में भी सब ठीक नहीं चल रहा। तुर्की के संघ में शामिल होने की कोशिश पर दूसरे सदस्य देशों की चिंता होती रहती है। स्पेन महजबी आतंकवादी से तो फ्रांस अल्जीरिया से होती घुसपैठ से परेशान है। विभाजन से भारत और साथी देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। व्यापार, पर्यटन, तीर्थ दर्शन, रिश्ते, पर्वतमाला, नदियां, खान पान, वेशभूषा, भाषा, बोली तक प्रभावित हुआ है। बंगाल, पंजाब, कश्मीर की पूरी भू संस्कृति टूटी। साझी विरासत, साझे पूर्वज, महापुरुष, साझा इतिहास तक इसका बेजा असर पहुंचा। साल 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 9 पड़ोसी देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। चीनी, कपड़ा, कपास, चावल, पेट्रोल तक के कारोबार के साथ ही राजनीति, खेलों, युद्ध, मनोरंजन जैसे मुद्दे भी नुकसान से बचे नहीं रहे। पाकिस्तान में पख्तून, बलूच, सिंधी, गिलगित समेत बालस्तानी, कश्मीरी, मुजफ्फराबादी और मुजाहिर नाम से कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कथित आजादी की लड़ाई चल रही है। यह सब मिलाकर 60% से अधिक जमीन और 30% से अधिक जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है। बांग्लादेश में बढ़ती आबादी और चट्टग्राम आजादी आंदोलन उसे कमजोर कर रहा है। तो दोनों ही देशों में शिया सुन्नी फसाद, अहमदिया और बोहरा पर होते जुल्म मजहबी टकराव बढ़ा रहे हैं। वही आतंकवाद और माओवाद से जुड़े 200 के करीब समूह भारत और भारतीय जनता को डस रहे हैं। लाखों लोग उजड़ चुके हैं, हजारों विकलांग हैं और हजारों की अब तक मारे जा चुके हैं। विश्व इतिहास मानता है कि यूनानी, यमन, भूर, शक, कुषाण, सीरियनी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, ततार, मुगल और अंग्रेज सभी हमलावरों ने भारत पर आक्रमण किया है। शायद ही कोई रिसर्च होगा या बिल्कुल ही कम होगा जिसमें चर्चा की गई होगी कि इन पुराने हमलावरों ने सिर्फ अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मलेशिया और बांग्लादेश पर आक्रमण किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व इतिहास के जानकार इस विषय पर तकरीबन आम राय है कि अगर इन 10 देशों का समूह बन जाए तो हर एक देश से भय को मिटाने की सामूहिक कोशिश होगी। राजनीतिक वोट बैंक से बाहर आएगी,
हर साल रक्षा मंत्र के लिए हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और चारों तरफ होने वाले विकास पर इसे खर्चा किया जा सकेगा। नागरिकों को आसानी होगी, परंपराएं, सभ्यता और इतिहास सुरक्षित और इसके साथ ही हमारा भविष्य सुंदर और विकसित होगा। इस ग्लोब के सर्वकालिक और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विभूतियों में से एक ही श्री अरविंद ने अपने जन्मदिन और भारत की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 के शुरुआती लम्हों में ही रेडियो चित्री से अपने संबोधन में विभाजन को कृत्रिम मानते हुए इसको दोबारा एकीकरण को स्वाभाविक और अपरिहार्य होने की भविष्यवाणी की थी। इतिहास के लिहाज से हमारा एक होना 40 साल, 65 साल, 100 साल या 200 साल पहले हमारे टूटने से बड़ी और अहम घटना होगी। इसके लिए इन सभी देशों में कई समन्वयकारी ताकतें एकजुट होकर काम कर रही है। यह यूटोपिया यानी आदर्श कल्पना की दुनिया कतई नहीं है, हमें साथ आना ही होगा। ऐसा जियो कल्चरल तौर पर अखंड भारत के रूप में हो या फिर सोशियो पॉलिटिकल तौर पर बृहत्तर भारतीय महासंघ के रूप में, ये तो इसके जानकार और योजनाकार जाने। हम जैसों को तो इस सपने पर मजबूत यकीन के साथ इसकी कोशिश में लगातार हर संभव योगदान करने की जरूरत है। बस हम भारतीय हैं, हमें गर्व होना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए। कुछ समय से जो मुगलों और अंग्रेजों ने जो हमारी मानसिकता को बदल दिया है उससे बाहर आना चाहिए। हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। हम बिना किसी भेदभाव के किसी भी धर्म की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आज अखंड भारत की कल्पना मात्र कोरी कल्पना नहीं है, जानकार तो यह भी मानते हैं कि भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार तक ही नहीं बल्कि उससे भी आगे तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।